हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.7 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना सीखा था और कुछ कंडीशंस भी देखे थे कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है और अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। लेकिन ये सभी कंडीशन किसके लिए था? जब स्लोप डिफाइंड हो तो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा है सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी ऑल इंटीजर। हमें ये प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी वर्टिसेस जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि दो वर्टेक्स इंटीजर हो भी गया तो तीसरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब कम से कम कोई एक वर्टेक्स इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और चूंकि यहाँ पे कुछ भी बोला हुआ नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि स्पेशल इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, स्पेशल बोले तो ये कि ये जो हम लोग यहाँ पे ए रखे हैं, ये बी और ये सी, तो ये जो बी सी है इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ताकि हमें प्रूफ करना आसान हो जाए। और ये जो हमारा वर्टेक्स ए है ना, यहाँ से एक वाई एक्सिस को पास कराते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और ये वाला पार्ट हो गया ऑरिजिन, ये वाला पार्ट हो गया ऑरिजिन। ठीक है, अच्छा तो ऐसा करते हैं। अब ये जो BC का लेंथ है इसको 2a रख लेते हैं। इसके लेंथ को हमने मान लिया 2a। कितना मान लिया? 2a। a यहाँ पे कोई इंटीजर है तो जरूर ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a रहा होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -a,0। ठीक है, चूंकि ये मिड पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। अच्छा, ये हमने मान लिया। ठीक है, ताकि हमें प्रूफ करना आसान हो जाए। और ये हमने रख दिया वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे रख दिया। तो ए वर्टेक्स हम लोग निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे हमने क्या रखा है, ए जो है कोई इंटीजर है, ये हमने माना हुआ है। तो अगर ए इंटीजर है तो इसका मतलब ये वर्टेक्स भी इंटीजर हो गया, ये वर्टेक्स भी इंटीजर हो गया। अब हमें ये दिखा देना है कि वर्टेक्स ए जो है कि वो नॉन इंटीजर होगा। सही ना, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ए वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो कि यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ऑरिजिन से जो दूरी होगा वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे, यहीं पे गिरेगा ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन से ऑरिजिन की दूरी कितना होगा? 0, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। वैसे भी आप लोगों ने याद किया होगा कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्सिस से ये जो हाइट है ये पता करना होगा। तो ये अगर हाइट निकाल लें हम लोग, ये हाइट, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सही ना, तो चलो इसको हमने नाम दे दिया ओ। तो ओ ए की अगर लेंथ निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ओ ए का लेंथ कैसे निकलेगा इस पे बात करते हैं। देखो हमने ट्रायंगल लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अगर BC की लंबाई 2a है तो AC की लंबाई भी 2a रहा होगा। सही ना, सभी का साइड का लेंथ इक्वल रहा होगा तो ये भी 2a रहा होगा। और ये लेंथ हमने कितना लिया, ये a है, चूंकि ये 2a है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है। तो अगर ये a है, ये 2a है, तो इसकी लंबाई निकल सकता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। इस ट्रायंगल में बात कर लेंगे AOC, है ना। तो लेट हमने BC की लंबाई हो, AC की लंबाई हो और AB की लंबाई हो, वो हमने कितना माना है 2a, वेयर a क्या है, a बिलोंग्स टू इंटीजर है, a क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल क्या कौन सा ले ले, AOC ले लेते हैं, AOC। यहाँ पे हमें AO की लंबाई निकालना है, तो AO की लंबाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसकी लंबाई निकालना है तो AC का स्क्वायर और माइनस OC का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर और माइनस OC का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो AC की लंबाई कितना है, AC की लंबाई 2a है तो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर रख देंगे, और माइनस OC की लंबाई कितना है, a है, तो यहाँ पे a स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा कितना, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर 3a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट में रहेगा, तो √3a आ गया, है ना। AO की लंबाई कितना आ गया, √3a, इसकी लंबाई है
√3a, तो ये वर्टेक्स आ गया √3a। और अब आप देखो ए जो वर्टेक्स आया है, ए वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स ए कितना आया 0,√3a, है ना। तो यहाँ पे जो √3a है, ए तो इंटीजर है, इंटीजर को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे √3a नॉट एन इंटीजर, नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। सो यहां पे इसने क्या बोला था, सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैनॉट बी ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर नहीं हो सकता, है ना। कुछ वर्टेक्स ऐसा है जो इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये बात हो गया प्रूव्ड। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बोला गया था कि ट्रायंगल का सभी वर्टिसेस इंटीजर नहीं हो सकता। सभी बोले तो मतलब कोई एक भी इंटीजर नहीं हुआ तो हमारा इंटीजर नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रूफ करना आसान हो जाए, इसके लिए हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया ताकि इसके बेस को हमने रख दिया एक्स एक्सिस पे और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया जो ए वर्टेक्स से पास कर रहा है, उसको हमने वाई एक्सिस ले लिया और यहाँ पे एक ओरिजिन रख दिया, है ना। तो इसकी लंबाई हमने ए ले लिया, जो बोल दिया हमने कि वो इंटीजर है। तो ये भी इंटीजर आया, ये भी इंटीजर हमने ले लिया, हमने खुद से मान लिया। तो तीसरा वर्टेक्स देखे कि इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब ये हो कि सभी इंटीजर नहीं हो सकता। कुछ वर्टेक्स ऐसा है कि जो हमारा नॉन इंटीजर होगा ही होगा, किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और यही हमें प्रूफ करना था, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द लाइन्स के स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ के वेयर के डज नॉट इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है के स्क्वायर एक्स के वाई, के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 1 को उठा के क्या कर देते हैं, -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट हो गया, ये लाइन सेकंड हो गया। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट द लाइन से परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमें ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ के वेयर के डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और अगर दोनों पैरेलल हुआ तो स्लोप बराबर होगा, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सब कंडीशन कब यूज करते हैं, जब हमारा जो स्लोप है वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, ये ध्यान रखना है। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, है ना, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, इसके स्लोप को m1 मान लेते हैं इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस के स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि k। तो यहाँ पे एक k कट जाएगा, क्या बचेगा, -k बच जाएगा, ठीक है। अच्छा स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन सेकंड का स्लोप को हमने m2 माना, तो कैसे निकालेंगे स्लोप, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y तो -k है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/k। अब आप बताओ ये स्लोप अनडिफाइंड हो सकता है कब, जब k इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें मना करना पड़ेगा, k यहाँ पे 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो
अब यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले लाइन का स्लोप माइनस के, दूसरे वाले का 1/k है ना, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो यहाँ लिखा लेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, -k इंटू 1/k। तो आप देखो k से k कैंसिल, क्या आ गया, -1 आया। तो यहाँ पे आप देखो m1 m2 इक्वल टू कितना आया, -1। सो गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, एक दूसरे पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और यही हमें प्रूफ करना था है ना, कि k के सभी रियल वैल्यूज के लिए, तो k 0 नहीं हो सकता, बाकी k कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईच अदर फॉर रियल वैल्यूज ऑफ k, सही ना, वेयर k डज नॉट इज इक्वल टू 0। k के सभी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है, लेकिन 0 को छोड़ करके। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। यानी आपने देखा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना, लेकिन ये कंडीशन तभी वर्क करेगा जब दोनों का स्लोप डिफाइंड हो, ठीक है, अनडिफाइंड स्लोप नहीं होना चाहिए। चलिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन्स, है ना, दो लाइन दिया हुआ है, पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, दो लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इंटू +2 प्लस के है, +2 और प्लस के और इंटू में है, ठीक है, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। चलो इसको लाइन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पैरेलल टू द लाइन ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो पहले आप क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे बोला गया है कि k के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। हमें ये k की वैल्यू बताना है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तो आप क्या करोगे, दोनों के स्लोप को निकाल के इक्वल कर देंगे, क्योंकि पैरेलल होने के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप इक्वल कर देंगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे k की उसी वैल्यू के लिए लाइन पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लाइन फर्स्ट का भी स्लोप निकालना पड़ेगा, लाइन सेकंड का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। अब लाइन फर्स्ट जो है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि दो जगह x है, तो हमें क्या करना होगा, पहले x वाले को एक साथ करना होगा, फिर y वाले को एक साथ, फिर कांस्टेंट टर्म को एक साथ, उसके बाद स्लोप निकालेंगे। तो पहले लाइन फर्स्ट को अरेंज करते हैं। तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 प्लस के इंटू 2x और प्लस 3y इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, पहले k से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद हम लोग x वाले को एक साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 3ky इक्वल टू 0। k को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब x वाले को साथ में लिख देते हैं। तो x प्लस 2kx, y वाले को भी साथ में कर देते हैं, तो 3ky माइनस वाई और कांस्टेंट टर्म है 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 2k और इंटू में x, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, तो 3k माइनस वाई इंटू वाई, 3k माइनस 1 इंटू वाई प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब ये लाइन आप देखो कैसा लग रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जैसा दिख रहा है। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं ना, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इसका स्लोप को m1 मान लेते हैं। कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी -1 प्लस 2k अपॉन 3k माइनस 1, है ना, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमने इसका स्लोप निकाला। अब हम लोग सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, इसके स्लोप को m2 मान लेते हैं। कैसे निकालेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -3 अपॉन 1, यानी कि वैल्यू आ गया -3, सही ना। तो when line are parallel, when line 1 and line 2 parallel, है ना, तो जब लाइन पैरेलल होगा तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, यानी कि m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस
2k अपॉन में 3k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 + 2k तो रहेगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, यानी 9k माइनस 3। अब के वालों को एक साथ कर लेते हैं, इधर आ जाएगा तो माइनस में 7k, और इसको इधर कर लेते हैं तो माइनस में 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/7। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें k की वैल्यू कितना आया 4/7। चेक कर लेते हैं हम लोग, k की वैल्यू 4/7 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमसे बोला गया था दोनों लाइन पैरेलल हो तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगा, तो हमने दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल कर दिया, जो कि पैरेलल का कंडीशन होता है, तो वहां से k की वैल्यू आ गया। सही ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 प्रूव दैट द लाइंस, है ना, 3-4 लाइन दिया हुआ है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमें 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे ये बोला गया कि आप प्रूफ कीजिए जो चारों लाइन है ये पैरेललोग्राम बनाएगा, ये प्रूफ करना है। उन चारों लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अगला है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अगला है x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। ठीक है, ये 4 लाइन का इक्वेशन है, हमें प्रूफ करना है ये चारों लाइन जो है ये मिलके एक पैरेललोग्राम बनाएगा। तो पहले तो ये समझते हैं क्या कि पैरेललोग्राम होता कैसा है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो नाम देते हैं A B C एंड D। अच्छा, इक्वेशन को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर x और y का कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम हो या फिर रेशियो सेम हो तो आप समझ जाना कि वो पैरेलल है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि अगर आपको अंदाज लगाना हो कि कौन सा दो लाइन पैरेलल होगा, तो आप देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y है इस वाले लाइन में, इस वाले लाइन में देखो 2x माइनस 3y है, तो डेफिनेटली दोनों का स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। और स्लोप इक्वल है तो पैरेलल होगा कब, अगर कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं है तब। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पैरेलल पता करना हो तो एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम सेम ढूंढेंगे, तो इसका मतलब जरूर ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल रहा होगा। सही ना, तो यहाँ पे दे देते हैं कि ये इक्वेशन होगा जरूर 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जस्ट अपोजिट साइड जरूर ये आना चाहिए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं ना, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इस 2 को उठा के साइड कर दिया। अब देखो ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आप देखोगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, इसको आप उठा के इधर कर दो, यहाँ भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप किसी एक को रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और अगला आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, आप देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये प्रूफ कर दें कि अपोजिट साइड्स का जो स्लोप है वो इक्वल है, तो हमारा ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं किसका, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। ठीक है, स्लोप ऑफ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा। तो स्लोप पहले लाइन का कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -3, ये कैंसिल कितना आएगा 2/3। अब आप स्लोप निकालो किसका, इक्वेशन थर्ड का, तो स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, है ना, इसका स्लोप क्या आ जाएगा -2/-3, यानी कि सेम आ गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन
थर्ड, है ना। लाइन फर्स्ट जो है वो पैरेलल लाइन थर्ड के, बोले तो हमारा ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू किसके, डी सी के। आप देखो फोटो में ए बी पैरेलल डी सी, ये प्रूफ हो चुका है। अब आते हैं हम लोग किसमें, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड। लाइन सेकेंड का स्लोप निकालते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि -1 आया। इस वाले लाइन को इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 4 कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अब देखो लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ कौन सा, 4 नंबर लाइन, तो इसमें आप स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो कितना आएगा -1। तो इन दोनों का भी स्लोप आ गया इक्वल, तो हम लोग बोलेंगे लाइन सेकेंड एंड लाइन फोर ये क्या है, पैरेलल है। लाइन सेकेंड इज पैरेलल टू लाइन 4, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू किसके, बी सी। सो गिवन लाइन्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम, सही ना, और ये हो गया प्रूव्ड। ये जो चारों लाइन है ये क्या बना रहा है, ये पैरेललोग्राम बना रहा है, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, इसलिए। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड पाई। अच्छा, हमें एक थीटा की वैल्यू निकालना है, वो किसके बीच होना चाहिए, 0 और पाई के बीच होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा इक्वेशन दे रखा है, इस परपेंडिकुलर टू द अदर इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन 2 है। क्वेश्चन पहले आप समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लाइन फर्स्ट और लाइन 2 जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ही बोला गया था, बिल्कुल। लाइन फर्स्ट और लाइन 2 अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू बताओ। आप उस थीटा की वैल्यू नहीं बताओ जो परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर है ही। लाइन फर्स्ट लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन फर्स्ट में जो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो इसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू बताना है, और वो वैल्यू होना चाहिए 0 और पाई के बीच का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में क्या कि लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकेंड, ये गिवन है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इनटू स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज इक्वल टू -1। अगर दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लाइन का स्लोप, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई बोले तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सही ना, ये तो सॉरी इक्वल टू नहीं इनटू होगा ना। स्लोप ऑफ ये लाइन फर्स्ट निकाले, अभी इनटू गए तो इनटू देंगे। स्लोप ऑफ लाइन सेकंड, तो सेकंड वाले लाइन का स्लोप तो यह जाएगा -1 अपॉन -1, सही ना, इक्वल टू क्या लेके चलेंगे -1, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, सही है। अब यहाँ देखो कितना आ रहा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ पे कॉट थीटा वैल्यू 1 आ रहा है और हमें वैल्यू देना है 0 से पाई के बीच में। तो कॉट थीटा की वैल्यू 0 के पाई के बीच में कहाँ पे 1 होता है, तो कहाँ पे, π/4 पे। तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू कितना आ गया, π/4, यानी कि 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री 1 होता है ना। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, π/4, ये आपका हो गया आंसर। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाया, वहां से थीटा की वैल्यू आ गया, है ना। तो
उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब अगला क्वेश्चन 18। इफ द लाइन है ना परपेंडिकुलर टू द लाइन दूसरा, अच्छा दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो के की वैल्यू निकालना है। तो ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 15 सॉल्व किया था। चलो मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स माइनस थ्री वाई और है +5 प्लस के इंटू के प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। ये है हमारा लाइन फर्स्ट। और दूसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन वालों ने ये बोला के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें के की वैल्यू निकालना है ताकि ये लाइन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होता है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर चलेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लाइन फर्स्ट जो है वो है उसमें दो जगह x दो जगह y है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले x वाले को एक साथ फिर y वाले को एक साथ, कॉन्स्टेंट को एक साथ करते हैं। तो पहले लाइन फर्स्ट को हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो फ्रॉम लाइन फर्स्ट को अरेंज करो। x माइनस थ्री वाई प्लस 5 और प्लस में k इंटू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो अब देखो हम लोग x वाले को अरेंज कर लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट k मिलेगा प्लस k, तो यहाँ पे x कर देते हैं, है ना। अब अगले वाले को लिखते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट k आने वाला है प्लस का k इंटू वाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3k इक्वल टू 0। सही ना, ये अरेंज हो गया सही मैनर में। तो मैंने फटाफट अरेंज कर दिया। आप चाहो तो आप के को अलग से मल्टीप्लाई करके एक साथ ऐसे अरेंज कर सकते हो। चलिए हमने इस वैल्यू को अरेंज कर दिया। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप क्या आएगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 प्लस के, और वाई का कॉफिशिएंट -3 प्लस के। अब आप लोग इस माइनस माइनस को काट नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है ना। अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। आप यहाँ माइनस माइनस नहीं काट सकते। अच्छा अब स्लोप ऑफ लाइन सेकंड निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सेकंड लाइन का स्लोप क्या आएगा, -1/1 यानी कि -1। अब क्या करेंगे, स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे गिवन क्या है, गिवन ये है कि लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इनटू स्लोप ऑफ लाइन सेकंड इज इक्वल टू -1। चूंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर चलेंगे, कंडीशन होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट कितना है, तो लाइन फर्स्ट का स्लोप ये रहा -1 प्लस के अपॉन में -3 प्लस के और इनटू में स्लोप ऑफ लाइन सेकंड कितना है -1 इज इक्वल टू कितना -1। तो ये माइनस से ये माइनस तोड़ा ही देते हैं, है ना। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जगह -1 प्लस के इज इक्वल टू -3 प्लस के आ जाएगा। अब इस माइनस को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस के इज इक्वल टू +3 और माइनस के हो जाएगा। अब के वाले को उठा के इस साइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा के प्लस के 2k हो जाएगा। यहाँ पे 2k इक्वल टू ये इधर आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो के की वैल्यू कितना आ गया 1। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ से के की वैल्यू निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर, है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में के की वैल्यू 1 बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अब 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें लिखा है द लाइंस
एक लाइन का इक्वेशन दिया, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ये एंड ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा देखो इसमें ऐसा बोला गया, एक लाइन का इक्वेशन है 7x माइनस 9y। पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या कह रहा है। ये लाइन फर्स्ट है और जो दूसरा लाइन है वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, है ना, x,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1 एंड 4,1। और इसमें कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर है। अच्छा देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन? जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा वो लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप x की वैल्यू बताएं क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां से सेकंड वाले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो एक फोटो बना के देखते हैं। देखो 2 पॉइंट से एक लाइन पास किया, कौन कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट ले लेते हैं x,3 और दूसरा पॉइंट है b 4,1। अब ये लाइन दूसरे वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन है कितना? 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। सही है। तो इसका मतलब हम दोनों का स्लोप निकालेंगे, प्रोडक्ट -1 लेकर चलेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आप बताओ, 2 पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 1 कर लेते हैं और x माइनस 4 कर लेते हैं, है ना। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? ऊपर से आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा x माइनस 4। इसके स्लोप को चलो m2 मान लेते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप को चलो m1 मान लेते हैं, वो कितना आएगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी क्या आ जाएगा? 7/9। तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर परपेंडिकुलर, है ना, फॉर परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू आ गया 7/9 और इंटू में 2 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 2 जा हो जाएगा 14, है ना, और नीचे आ जाएगा 9x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौका 36 इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा 14 इज इक्वल टू -9x प्लस का 36। इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 9x और इसको उठा के इधर कर देते हैं तो 36 माइनस 14। तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा 9x। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 22/9। और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे x की वैल्यू पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगा ताकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए। तो x की वैल्यू 22/9 होना चाहिए। सही है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। इसका हेडलाइन क्या लिखा है? एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल परपेंडिकुलर एंड कोइंसिडेंट। मतलब हमें पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि हर एक क्वेश्चन में 2-2 लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हमें पहचानना है कि वो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। सही ना। कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। देखो अगर आपके आपके पास 2 लाइन का इक्वेशन है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर देखो स्लोप, अगर पहले वाले लाइन का स्लोप निकाला जाए, इसका स्लोप अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? देखो स्लोप अगर हम लोग निकालें पहले वाले लाइन का तो क्या बोलेंगे? स्लोप आ जाएगा कितना? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -a1/b1। और अगर हम लोग स्लोप निकाले दूसरे वाले लाइन का तो उसका स्लोप हो जाएगा -a2/b2। ऐसा आएगा, यानी कि x और y का कॉफिशिएंट का ही तो रेशियो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप बताओ अगर दोनों का, इसके स्लोप को अगर हमने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, तो आप बोलते हो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लेते हैं। ठीक है। और अगर पैरेलल हुआ है ना, ये किसके लिए? परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल के लिए क्या बोलते हो? m1 इज इक्वल टू m2, किसके लिए? पैरेलल के लिए। सही है ना।
और अगर मान लो ऐसा हुआ कि m1 और m2 बराबर नहीं हुआ, अगर m1 m2 बराबर नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वो पैरेलल तो नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब इंटरसेक्टिंग में दो चीजें हो सकता है, एक परपेंडिकुलर भी तो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल बनेगा, भले वो एंगल 90 बन सकता है या फिर 90 से छोटा या 90 से बड़ा बन सकता है। एंगल कब नहीं बनता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, और अगर स्लोप इक्वल होगा तो इसका मतलब a1/b1 और a2/b2 इसका रेशियो भी सेम होगा, और सेम होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि a1/a2b1 a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2। स्लोप को अगर हमने बराबर किया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस a2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा फोटो निकल के आएगा। सही ना। तो आप देखो इसमें खास बात क्या है कि पहले वाले लाइन का x का कोफिशिएंट, दूसरे वाले लाइन का x का कोफिशिएंट, इन दोनों का x का कोफिशिएंट का रेशियो और फिर y के कोफिशिएंट का रेशियो, ये क्या है, इक्वल है। कब, लाइन पैरेलल है तब। लेकिन जरा सोचो, यही लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसिडेंट बोले तो एक लाइन दूसरे लाइन पे बिल्कुल ओवरलैप हो जाए, तो उस केस में C1 और C2 भी एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, इसका रेशियो सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ऐसे याद करना चाहिए क्या, कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, सही ना, तो ये लाइन पैरेलल भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तो कब पैरेलल होगा, अगर ये बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो ये लाइन कैसा होगा, लाइन होगा पैरेलल, है ना, क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। अच्छा, और अगर मान लो a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन बराबर भी हो गया C1/C2 के, तो लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, यही लाइन इसी पे एक दूसरा लाइन भी आ गया, ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका पैरेलल कंडीशन, ये क्या है, पैरेलल, ये हो गया पैरेलल, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, है ना, एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। कब, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो तीनों इक्वल हो गया, तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। सही ना। अब देखना इंटरसेक्टिंग वाले में, तो a1 यानी कि इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, स्लोप इक्वल नहीं होगा, यानी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। सही है। अगर, तो यही तो आपको स्लोप देता है दोनों का, तो स्लोप अगर बराबर नहीं हुआ तो दो चीजें हो सकता है, एक चीज तो कंफर्म है, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये अलग बात है कि उसमें इंटरसेक्टिंग में परपेंडिकुलर भी आता है। तो परपेंडिकुलर अगर देखना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये कहलाएगा किस में, परपेंडिकुलर कहलाएगा, है ना, परपेंडिकुलर। सही ना। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो इंटरसेक्टिंग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्टिंग भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और पैरेलल हुआ तो कैसे पता करेगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हुआ तो आपको c1/c2 भी चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर c1/c2 बराबर नहीं हुआ तो पैरेलल होगा, अगर बराबर हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। सही ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या क्या इक्वेशन दे रखा है, इस पे बात करते हैं। 20 का फर्स्ट नंबर, तो पहले मैं सभी इक्वेशन को लिख देता हूँ, एक ही साथ सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप है। x - 2y + 3 = 0, और इसका दूसरा लाइन है एंड इसमें दूसरा लाइन है 2x - 4y + 5 = 0। ठीक है, सही ना। तो चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं ना। तो देखो एक बार आप ध्यान से देखो कि अगर हमें ये पता करना है कि लाइन कैसा है, ये लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर है, ये पता करना है। तो आप देखो
पहली बात तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि रेशियो आएगा 1/2 का, सही है। y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -4 है, रेशियो आएगा अगेन 1/2 का। यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे 5 है, रेशियो आएगा 3/5 का, यानी कि x और y का जो कोफिशिएंट का रेशियो वो सेम आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये लाइन पैरेलल होगा, ये वाला कंडीशन होगा, सही ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि a1 को हम लोग मान लेते हैं 1, b1 को मान लेते हैं -2 और c1 मान लेते हैं 3, है ना। इसके x y और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को ले लिया हमने। यहाँ पे a2 कितना है, a2 आ गया आपके पास 2, और यहाँ पे b2 आ जाए कितना -4, और c2 आ जाए कितना 5। क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ स्लोप की बात करोगे तो उसमें आपका ये वाला केस फंस सकता है, सही ना। क्योंकि स्लोप में क्या होगा, कोइंसिडेंट वाले लाइन का भी स्लोप इक्वल आएगा और पैरेलल लाइन का भी स्लोप इक्वल आएगा। तो आप पैरेलल के केस में आप बता नहीं सकते कि वो कौन कोइंसिडेंट है, कौन पैरेलल है, इसलिए आप इस तरह से काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो अब आप देखो यहाँ पे a1/a2 या फिर आप b1/b2 निकालो, या फिर आप c1/c2 निकालो। सब में क्या आएगा, देखो 1/2, यहाँ भी -1 कर जाएगा, 1/2 आएगा। अच्छा, c1/c2 बराबर नहीं है, यहाँ पे आप देखो a1/a2 b1/b2 दोनों कितना आएगा 1/2, और ये नॉट इक्वल है c1/c2 के, क्योंकि c1/c2 क्या है 3/5 है। तो इसका मतलब ये लाइन कैसा है, ये लाइन पैरेलल है ना। तो बोलेंगे सो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, सही ना। तो ये पैरेलल पहचानने का तरीका हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा अब तो हम लोग देख कर बता सकते हैं, है ना। 2x + 3y 2x + 3y 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरा लाइन है 4x + 6y 4x + 6y 4x + 6y + 10 = 0, ठीक है। ये दूसरा लाइन है। अब हमें बताना है कि लाइन कैसा होगा। तो जरा x का रेशियो देखो, तो 2/4 यानी 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, और 5/10 है यानी ये भी 1/2 आएगा। इसका मतलब ये लाइन कैसा हो गया, ये लाइन हो गया कोइंसिडेंट। क्यों, क्योंकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ देखो x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 2/4, फिर देखो यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे 5/10, सभी किसके बराबर 1/2 के बराबर। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेगा, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये 20 का दूसरा हो गया। तीसरा नंबर कर लो। तीसरा नंबर देखो, इसमें लिखा है x - y + 1 x - y + 1 = 0। दूसरा लाइन है x + y + 2 = 0, ठीक है ना। x + y + 2 = 0। यहाँ देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे स्लोप आने वाला है 1 आने वाला है, या फिर आप ऐसा बोलो एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब जरूर ये पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल होता तो एक्स वाई का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होता, है ना, या फिर रेशियो सेम आता। तो यहाँ पे तो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखो कि कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1/1, और ये बराबर नहीं है। यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, तो -1/1 ये इसके बराबर नहीं है। अगर ये x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है, तो ये लाइन कैसा हो सकता है, ये इंटरसेक्टिंग तो होगा ही होगा। क्या परपेंडिकुलर होगा, ये भी हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, तो ये हो ही गया इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग में दो चीजें हैं, परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, तो परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, स्लोप चेक करना पड़ेगा। तो इसका स्लोप आ जाए कितना, तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट का स्लोप देखो कितना आएगा, -1/-1 यानी कि 1 आ जाएगा। दूसरे वाले लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन टू कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो यहाँ देखो कि m1 × m2 = आ गया -1। तो ये दोनों चीजें होगा, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर, या फिर आप बोलो परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, सही ना। तो ये दोनों होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है x - y, इसका चौथा नंबर, x - y + 2 = 0, और अगला है 2x - 3y + 5 = 0। तो आप यहाँ पे देखो कि x y का कोफिशिएंट सेम तो नहीं है, तो स्लोप निकालो डायरेक्ट। तो यहाँ से अगर m1 निकालोगे तो कितना आएगा, -1/-1 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ से m2 निकालोगे कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो आप देखो स्लोप बराबर नहीं है।
अगर स्लोप बराबर नहीं है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 भी नहीं आएगा। तो लाइन कैसा है, लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है, एंड स्लोप बराबर नहीं है तो बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एक ऐसा है इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है क्या ये सही है। तो पहले वाले लाइन को हमने पैरेलल बोला था, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले लाइन को हमने कोइंसिडेंट बोला है, ये सही है। तीसरा वाला लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग है ना, परपेंडिकुलर भी और इंटरसेक्टिंग भी है। और लास्ट वाला लाइन इंटरसेक्टिंग है, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।